Hello everyone, how's it going? I hope you all are happy and healthy and doing well in your life. And you guys are getting closer to your dreams, your passions day by day. So I hope आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो ही बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपको जैसा कि पता है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, बाकी पीछे आई थिंक तीन क्लासेस हो गई हैं ज्योग्राफी की। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो जाके वो तीनों क्लासेस देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आर ओ एग्जाम के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। बाकी आप किसी भी एग्जाम में, जीएस तो सब में सेम ही आता है, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्रोच कर सकते हैं इन क्लासेस को। लेकिन ये मेनली आर ओ के लिए डेडिकेटेड है। और ये आपका सिलेक्शन, अगर आप पूरी क्लासेस अच्छे से देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं गया नहीं है। आपका सिलेक्शन जरूर इन्हीं क्लासेस से हो जाएगा जो मैं कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो आपको कुछ भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है, आपके पास पैसे हैं, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए क्योंकि ऑफलाइन का अलग ही इम्पैक्ट होता है, ऑनलाइन का अलग इम्पैक्ट होता है। तो ऑफलाइन में आप कंपटीशन फील करेंगे, तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप उसका बहाना बना के घर पर नहीं बैठ सकते क्योंकि आपको सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पर मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके पहले आपने अगर पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, उनका रिवीजन कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ग्लेशियर्स का क्रम डिस्कस कर लिया था। काराकोरम श्रेणी में जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं उनको हम लोगों ने सीक्वेंस डिस्कस कर लिया था। जैसे कि पहले रेबो बताया गया था, रेबो, उसके बाद सियाचिन, गोल्डोरो, बाटूरा, बियाको और हिस्पर। इस तरह से नीचे से जो है ये क्रम हमने डिस्कस किया था ग्लेशियर्स का। इसके बाद क्या था, सियाचिन के नीचे बताया था मैंने कि एकदम सियाचिन जो ग्लेशियर है उसके जस्ट नीचे नुब्रा नदी घाटी बहती है। नुब्रा यानी कि नुब्रा नदी घाटी कहाँ स्थित है, इस तरह से इससे क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं सियाचिन के नीचे। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई थी। अब आगे की बात आज करते हैं। एक यहाँ पे फिर लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, ये कई बार क्वेश्चन बना है आर ओ में कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राका पोशी। क्या? माउंट राका पोशी। ठीक है, माउंट तो आप लोग जानते ही है कैसे, और राका पोशी। तो ये कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? लद्दाख की। ये लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र आपको अगर पूछा जाए कौन सा है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि राजस्थान, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है। और थार जो डेजर्ट है, आप उसे बताएंगे कि राजस्थान का थार डेजर्ट सबसे शुष्क क्षेत्र है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र लद्दाख है, क्योंकि यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जबकि थार मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा हुआ? थार मरुस्थल, आप लोग के हिसाब से। लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोग को कि थार अगर आप ऑप्शन में टिक करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ 25 सेंटीमीटर के लग अप्रॉक्स में वर्षा हो जाती है, जबकि यहाँ पे लद्दाख में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो सब ज्यादा शुष्क कौन सा हुआ? तो ज्यादा शुष्क लद्दाख ही हुआ। इस वजह से ये लद्दाख इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। जिस तरह से हॉट डेजर्ट होता है गर्म मरुस्थल, उसी तरह से शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट भी होता है। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिस वजह से ये क्या है? शीत मरुस्थल है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे ये श्रेणियां हैं लद्दाख और जास्कर। इन श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी? सिंधु नदी, इंडस वैली, इंडस रिवर बहती है। जास्कर के ठीक दक्षिण में ग्रेटर हिमालय है। तो यहाँ पे कौन सी श्रेणी है? जास्कर। और जास्कर के नीचे कौन सी है? ग्रेटर हिमालय। फिजिकल मैप इंडिया का अगर आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। ये एक पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल भी नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल मैप ही है। बाकी अगर आप फिजिकल मैप देखेंगे इंडिया का तो आपको बेहतर से समझ आएगा कि ग्रेटर हिमालय कहाँ है
और लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, ये सारी श्रेणियां कहाँ पे हैं। फिर कैलाश श्रेणी के श्रेणी लद्दाख का ही विस्तार है और यह भी पार हिमालय का ही भाग है। ठीक है, जो यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है ये विस्तार है किसका, कैलाश श्रेणी, सॉरी कैलाश श्रेणी किसका, लद्दाख श्रेणी का ही विस्तार है और पार हिमालय का भाग है। पार हिमालय यानी, पार हिमालय को बहुत सारे 2-3 नामों से जानते हैं, पिछली क्लास में हमने बताया था। जिन्हें याद हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग की इंटेलिजेंस किस लेवल पे चल रही है अब, जबकि आपका 3-3.5 महीना एग्जाम बचा है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीजें हैं। आइए पहले इसको इरेज करते हैं सारी। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ कैलाश श्रेणी का देख लेते हैं। कैलाश श्रेणी में यहाँ जो कैलाश श्रेणी है उसकी कौन से 3 महत्वपूर्ण उसके कौन से हैं पूर्ववर्ती नदियां हैं। कैलाश श्रेणी की 3 महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो ठीक है मैम, आपने ये तो बता दिया कि महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदियां हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं और क्या नाम, मतलब पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि 3 महत्वपूर्ण कैलाश श्रेणी की पूर्ववर्ती नदियां हैं। तो पूर्ववर्ती मतलब होता क्या है, तो पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है कि पर्वतों के जो उत्थान से पहले जिनका अस्तित्व रहा हो, जिन नदियों का पर्वतों के उत्थान यानी पर्वतों के निर्माण से पहले ही उनका अस्तित्व रहा हो, लेकिन पर्वतों के निर्माण के बाद वो पर्वतों को काट कर अपना रास्ता बनाकर बह रही हो, उनको क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि वो 3 पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं जो कैलाश श्रेणी से पहले ही, मतलब पर्वत के उत्थान के पहले ही थी, यानी कि वो पूर्ववर्ती नदियां हैं कैलाश श्रेणी की। तो वो नदियां कौन सी हैं, सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर, सिंधु, और कौन सी, एक तो हो गई सिंधु, दूसरा क्या है सतलज, सिंधु सतलज, एस से दोनों सतलज, और कौन सी, और सांगपो, सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का ही नाम सांगपो भी है। इधर जब ये इधर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है या फिर इधर से घूम के फिर जब बांग्लादेश में आती है तो वहाँ पे उसका नाम क्या हो जाता है, सांगपो। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अभी इसके बाद हम लोग एक फिगर डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे बना हुआ है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं इरेजर से। ये आप लोग के लिए फिगर मैंने पहले ही बना दिया है। यहाँ तिब्बत है, ये ग्रेटर हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, ये शिवालिक है, और ये क्या है, उत्तर का विशाल मैदान। आपको ये कुछ नदी टाइप का या झरना टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ये मैदान है। ठीक है, ये सेडिमेंट्स हैं, अवसाद है जो इसको पाट दिए हैं पूरा एक तरह से कि अब इसमें अब ये मैदान का रूप ले चुका है, पट चुका है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये उत्तर का विशाल मैदान है। और उसके बाद उत्तर के विशाल के मैदान के बाद ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है भारत का। भारत का ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। ये तिब्बत का पठार है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्या है, तिब्बत का पठार है ये। उसके बाद ये है ग्रेटर हिमालय, ये है मिडिल हिमालय, और ये है शिवालिक। तो शिवालिक तिब्बत के पठार को, ये चीज बहुत पूछी जाती है, आप लोग ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद कर लीजिएगा। तो तिब्बत के पठार को ग्रेटर हिमालय से जो अलग करता है, उस भ्रंश रेखा या भ्रंश घाटी को क्या कहते हैं, ये भ्रंश रेखा है एक तरह से। जो मैंने ये लाइन खींच दी है, एक मिनट जस्ट, जो मैंने ये लाइन खींच दी है ये क्या है, एक भ्रंश रेखा है, और ये क्या करती है, तिब्बत के पठार को ग्रेटर हिमालय से अलग करती है, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है सिंधु सांगपो सचरजोंग। फिर अब यहाँ पे देखिए, ग्रेटर हिमालय को इससे ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से जो यहाँ पे अलग करेगी उसको भी क्या नाम दिया जाएगा, और इसका नाम भी पूछा जाता है, तो इसका क्या नाम है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी मुख्य अग्र भ्रंश। तो ये हो गया। फिर मिडिल हिमालय को शिवालिक से जो अलग करेगी उसको भी जो है एक नाम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि मुख्य सीमांत भ्रंश। ठीक है, फिर अभी कुछ और बचा है, हाँ, यहाँ पे शिवालिक को जो उत्तर के विशाल मैदान से अलग करता है, ये है क्या, उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो जो शिवालिक को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती है जो भ्रंश रेखा, उसको क्या कहते हैं, हिमालयी अग्रभ्रंश। तो ये हिमालयी अग्रभ्रंश हो गया। आइए इनका नाम भी लिख देते हैं, वरना आप लोग
कंफ्यूज होंगे कि क्या बोल दिया। ये इसको क्या कहते हैं, सिंधु, कहाँ गए जी, हाँ, इसको कहते हैं सिंधु सांगपो सचर जोन। सिंधु सांगपो क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी और सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो है, अभी मैंने बताया आपको। तो सिंधु नदी और सांगपो नदी बहती है यहाँ से, इस वजह से इसका नाम सिंधु सांगपो सचर सचर जोन रखा गया। ठीक है, तो हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, आप लोग ओरली जो मैं बोल रही हूँ वो उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हैंडराइटिंग पे कम। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा, अगर फुल फॉर्म याद करना हो तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, एम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, जो मिडिल हिमालय और शिवालिक को अलग करती है उसको क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि एमबीटी। नीचे लिख देती हूँ एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और जो शिवालिक को उत्तर के विशाल मैदान से अलग करती हैं उनको क्या कहते हैं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट यानी हिमालयी अग्रभ्रंश, एम एच एफ एफ यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, एच एफ एफ। और क्लास लेने के पहले आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा करिए, सारी चीजें नोट डाउन करते रहिएगा, तभी आपको आगे वो बेनिफिट दे पाएगा, वरना नहीं दे पाएगा। एक बार के पढ़ने से किसी को लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाला नहीं है। एक बार को आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम तक अगर आपने फिर से नहीं रिवाइज किया तो आपको वो भूल जाएगा, इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक को कौन कौन सी भ्रंश रेखाएं किस तरह से अलग करती हैं। तो हिमालय का दक्षिण ढाल अधिक तीव्र है, ये चीज़ मैंने आपको एक बार पहले भी डिस्कस की थी। यहाँ इसको हम मैप में देखेंगे, यहाँ मैप में आ जाइए आप लोग। हिमालय कहाँ है, आप लोग को मैंने ये चीज़ बताई थी, बताया था कि ये जो चापाकार आकृति है भारत की ना, ये क्या है, ये हिमालय है। तो हिमालय का दक्षिणी ढाल यानी कि आपको दिशा भी मैंने बताई थी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्तर, साउथ को दक्षिण। तो दक्षिणी ढाल जो है भारत का वो क्या है, अधिक तीव्र है, यानी कि बहुत ढालू क्षेत्र है दक्षिण वाला, और यहीं पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पहुंचता है। यानी दक्षिणी ढाल पर हिमालय के दक्षिणी ढाल की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषताएं आप सुनते जाइए कि हिमालय का दक्षिणी ढाल अधिक तीव्र है, यहीं पर सूर्य का प्रकाश भी ज्यादा पहुंचता है, और उत्तरी हिमालय की तुलना में दक्षिणी में अधिक वर्षा भी होती है, और जिस कारण दक्षिणी हिमालय में अधिक वनस्पतियां भी पाई जाएंगी। आपको पता है कि वनस्पतियों के पैदा होने के लिए, वनस्पतियों के उगने के लिए प्रकाश और वर्षा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बारिश होगी तभी उन्हें नमी मिलेगी, और प्रकाश की किरणें मिलेंगी तभी वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, जिससे वो अपना भोजन बनाएंगे वनस्पतियां। तो प्रकाश और नमी दो चीजें बहुत ही इसेंशियल है, और ये दोनों चीजें दक्षिणी ढाल पर अधिक पाई जाती हैं उत्तरी ढाल के कंपैरिजन में हिमालय के। तो जिस कारण वहां पे वनस्पतियां भी अधिक पाई जाएंगी, क्योंकि वहां पे वर्षा अधिक होगी, वहां पे प्रकाश अधिक पहुंचेगा, वहां की ढलान अधिक है, जिस वजह से पानी रुकेगा नहीं, जड़ें उसकी सड़ेंगी नहीं वनस्पतियों की। अगर कहीं पे पानी रुक जाएगा काफी दिनों तक तो वो पौधा तो ऑटोमेटिकली अपने आप सूख जाएगा, जिस वजह से ना वहाँ पे मतलब ढलान भी अच्छा खासा है, जिस वजह से पानी रुकेगा भी नहीं, और वनस्पतियां इसी वजह से यहाँ पे अधिक पाई जाएंगी। और उत्तरी हिमालय में नाम मात्र की वनस्पतियां ही पाई जाएंगी, या ना के बराबर आप बोल सकते हैं कि उत्तरी हिमालय में ना के बराबर वनस्पतियां पाई जाएंगी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब हिमालय की जो चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की अगर बात कर ली जाए तो हिमालय की, अभी हम लोग, आपको पता है कौन से हिमालय की बात कर रहे हैं, ये महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय की बात हो रही है। तो पहले ग्रेटर हिमालय की बात कर लेते हैं, न्यू स्लाइड लेके ग्रेटर हिमालय। या मैं सोच रही हूँ ठीक है आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ये सारी चीजें आप ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो आप लोग गलत कर देंगे, ये चीज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच के सॉरी मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच जो भ्रंश रेखा है आप उसको ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच बना देंगे। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखनी है, इस वजह से इसको अच्छे से आज तैयार कर लीजिए, इसीलिए बहुत कम पढ़ाया गया है आज।
थोड़ा सा ही मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने पीछे की 3 क्लासेस नहीं देखी है तो जो है वो सारी क्लासेस भी देख लीजिए, इसीलिए आपको टाइम भी दिया जा रहा है, जिससे आप वो सारी तीनों क्लासेस भी देख लें, अपना रिवाइज कर लें। आज थोड़ा ही पढ़ाया गया जिससे ये भी आपका तैयार हो जाए, जिससे साथ साथ चला जाए, तो रोज एक क्लास आपको मिलेगी, रोज आप वो क्लास पढ़िए, रिवाइज कर लीजिए, जिससे बाद के लिए कुछ ना छूटे रह जाए। तो आज इतने पे ही बंद कर देते हैं, जिससे आप लोग अपना बकाया काम जो है, बचा हुआ काम वो सारा कंप्लीट कर लें। आज संडे है तो आप अपना काम कंप्लीट कर भी लेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, आज आपकी छुट्टी होगी। तो क्योंकि अब आज यहाँ से जो है ना हिमालय टॉपिक पूरा स्टार्ट होने वाला है, कि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इन सब के बारे में, हम कैलाश, श्रेणी, इन सब के बारे में चर्चा करनी है। तो एक साथ एक वीडियो में अगर खत्म किया जाएगा तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, वरना आधे पे फिर जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा तो बंद करना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट ठीक तरह से बिल्ड भी नहीं हो पाएगा। तो हमारे कई सारे स्वार्थ हैं यहाँ पे, जिस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।